नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिल्ली सरकार 31 साल में पहली बार घाटे में है। इस साल उसके पास अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के वित्त विभाग के बजट डिवीजन ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार करते समय ये अनुमान लगाए हैं। वित्त विभाग ने चालू वित्त वर्ष में विभिन्न राजस्व व्यय के लिए 3000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता की पहचान की है। सवाल ये है कि क्या दिल्ली गंभीर वित्तीय संकट की ओर बढ़ रही है, होगी चर्चा। साथ ही बताएंगे आपको प्रधानमंत्री मोदी संपन्न हुई लाओस यात्रा में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, बताएंगे आपको। इसी के साथ देश दुनिया की होंगी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दक्षिण चीन सागर में शांति सुरक्षा को प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बताया जरूरी। 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन से विश्व को दिया संदेश, कहा युद्ध के मैदान में नहीं हो सकते समाधान। जेपी जयंती पर सपा प्रमुख अखिलेश की जिद। लखनऊ गोमती नगर में निर्माणाधीन जेपी सेंटर में करेंगे माल्यार्पण। प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर समझाया। भाजपा ने कहा अखिलेश के लिए जेपी के सम्मान से ज्यादा सियासत जरूरी। कोलकाता में डॉक्टरों की भूख हड़ताल जारी। आईएम अध्यक्ष ने की मुलाकात। सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री से लगाई गुहार। ममता सरकार को दी नसीहत, कहा मानव जीवन से अहम कुछ नहीं, डॉक्टरों की मांग जल्द करें पूरी। दिल्ली सरकार पर गहराया बजट घाटे का खतरा। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के कुप्रबंधन और अनावश्यक खर्च को ठहराया जिम्मेदार। पूछे सवाल, सरप्लस बजट वाली दिल्ली क्यों हुई खस्ताहाल। और जापान की संस्था निहोन हिडानक्यो को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की करती है वकालत। और जो भी बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है। त्रिची से शारजाह के लिए उड़ा एयर इंडिया का प्लेन पिछले 2 घंटे से हवा में चक्कर लगा रहा है। प्लेन में करीब 141 यात्री सवार हैं। प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने की वजह से एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। त्रिची से शारजाह के लिए उड़ा एयर इंडिया का प्लेन पिछले 2 घंटे से हवा में चक्कर लगा रहा है। प्लेन में करीब 141 यात्री सवार हैं। प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने की वजह से एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के इंतजाम किए गए हैं। त्रिची से ये बड़ी खबर आ रही है और इस खबर पर आगे भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। त्रिची से शारजाह के लिए एयर इंडिया का जो प्लेन उड़ा है वो पिछले 2 घंटे से हवा में ही चक्कर लगा रहा है। दरअसल प्लेन में करीब 141 यात्री सवार हैं और प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने की वजह से एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के इंतजाम किए गए हैं। करीब पिछले 2 घंटे से इस प्लेन को लेकर उड्डयन विभाग लगातार इसके इमरजेंसी लैंडिंग के इंतजाम कर रहा है और 2 घंटे से त्रिची से शारजाह के लिए उड़ा ये एयर इंडिया का प्लेन हवा में ही है, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस पर और अपडेट भी हम आपको देते हैं। लगातार इस कोशिश में एक तरह से तमिलनाडु से जो ये विमान त्रिची से उड़ा है उसको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या जानकारी है इस इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में जो त्रिची से शारजाह के लिए एयर इंडिया का प्लेन ने उड़ान भरी है? ऋतु, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 20 दमकल की गाड़ियां हैं, इसके अलावा एम्बुलेंस वगैरह वहां पर मौजूद है। तमाम फायर जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं जो वहां पर वो भी मौजूद हैं। और अभी भी जो विमान है ऋतु चक्कर काट रहा है। एक्चुअल में क्या है कि त्रिची से शारजाह उस विमान को जाना है
और उसमें फ्यूल ज्यादा है, इसलिए उस फ्यूल को कह सकते हैं कि हम कम कर रहे हैं ताकि लैंडिंग में आसानी रहे। यही कारण है कि वो 2 घंटे से त्रिची एयरपोर्ट के आसपास जो चक्कर है वो लगा रहा है। अभी तक जो जानकारी आई है 141 के करीब जो लोग हैं उस विमान में सवार हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उसका फ्यूल कम किया जाए ताकि विमान का जो वेट है वो कम हो और उसके बाद उसको आपातकालीन लैंडिंग की जो तैयारी है ऋतु वो करवाई जाए। जी नीरज, ये जो इमरजेंसी लैंडिंग की जा रही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पे तमाम इंतजाम किए गए हैं, ये मतलब ये कितनी खतरनाक इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है? हाइड्रोलिक सिस्टम के फेलियर होने से किस तरह की एक तरह से गुंजाइशें हैं कि किसी बड़ी दुर्घटना की भी? देखिए, बिल्कुल गुंजाइश है और इसमें आपने देखा होगा कि जब लैंडिंग गियर ही काम नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर जो कह सकते हैं कि दुर्घटना की जो संभावना है वो भी बनी रहती है। अब उसको जो हमें जानकारी निकलकर सामने आई है कि बैली लैंडिंग की कोशिश है, उसकी भी तैयारी की जा रही है। बैली लैंडिंग में एक तरीके से जैसे विमान का जो निचला हिस्सा है उसको जो रनवे है उससे लगाया जाता है और फिर उसके बाद उसकी जो लैंडिंग है वो कराने की जो कोशिश है वो की जाती है। हालांकि अभी भी आसमान में ही जो उसका गियर बॉक्स है, जो लैंडिंग गियर बॉक्स है, उसको सही करने की भी जो कोशिश है वो भी चल रही है और जो विमान का जो फ्यूल है उसको भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है ताकि अगर वैली लैंडिंग भी होती है तो उस स्थिति में लोगों को नुकसान ना हो। हालांकि खतरा भी है और अपने तरह से हम कह सकते हैं कि चुनौती भी है जो पायलट है उसके लिए। नीरज, और क्या क्या जानकारी आपको मिल रही है कि किस तरह से इस इमरजेंसी लैंडिंग की एक तरह से और क्या तैयारियां की गई हैं और कितनी देर पहले, विमान के उड़ने के कितनी देर के बाद ये पता चल गया था कि विमान में इस तरह की तकनीकी खराबी हो गई है? देखिए, विमान उड़ गया था और विमान उड़ने के कुछ समय के बाद ही पता लगा कि जो हाइड्रोलिकल जो गियर लैंडिंग गियर है उसमें दिक्कत आ रही है और फिर उस विमान को वापस त्रिची एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा गया और कोशिश यही की जा रही है कि उस विमान का जो फ्यूल है वो जल्द से जल्द उसे कम किया जाए, क्योंकि जब लैंडिंग करते समय बहुत ज्यादा फ्यूल ना रहे ताकि आग लगने से कोई नुकसान ना हो, उसका भी कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि 20 जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम है वो वहाँ पर मौजूद है। तो कोशिश तो है लेकिन अपने आप में चुनौती, हालांकि ऐसा नहीं है कि वैली लैंडिंग पहले नहीं हुई है, पहले भी वैली लैंडिंग हुई है और बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो नहीं हुआ है इससे पहले जो वैली लैंडिंग हुई है। लेकिन उसमें ऋतु दिक्कत यही है कि जो पायलट है वो कितना अनुभवी है, वो किस तरीके से जो लैंडिंग है उसको कराता है, तो वो अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है। और अभी भी आप देखें कि जो प्लेन है वो हवा में अभी भी चक्कर लगा रहा है पिछले 2 घंटे से लगातार और हाइड्रोलिक सिस्टम उसका खराब है जिसकी वजह से जो लैंडिंग में परेशानी आ सकती है। यही कारण है कि बैली लैंडिंग कराने के लिए कोशिशें चल रही हैं। मतलब उसकी भी एक तैयारी है कि अगर लैंडिंग सिस्टम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो तो बैली लैंडिंग कराई जाए। जी, हमारे साथ चेन्नई से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय क्या अपडेट अभी मिल रहा है चेन्नई एयरपोर्ट से? क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? कैन यू हियर अस? Yeah. What Around is 5:30 p.m. This अनवर्सन जी, अभी क्या अपडेट है त्रिची एयरपोर्ट से इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर? Around the scheduled 5:30 p.m. Air India Trichy to Sharjah flight, which took around 5:30 p.m. onwards. And last we get the information that it's around surrounding across the airport. Nearly because there is a malfunction in the landing gear. Due to that, the retract of the wheel has been not able to done by the pilot. So due to that, the flight has been rotating continuously for last 2.5 hours from 5:30 p.m. onwards. And this particular flight, due to that, the surrounding due to that, to retract, particularly to reduce the fuel. If any emergency situation happens, so it need to reduce the fuel, so there is no that much of a casualty or any other activities.
So, and also the airport authority, particularly the director we spoke with, and he said that around the medical team, particularly 20 above ambulance are ready, and these kind of emergency landing also it happened before also, so they are all very full ready to tackle this situation, and particularly this airport recently opened for the international, so they have equipped with all the services and particularly emergency landing kind of situation. And 5:30 p.m. onwards, this is happening. So the pilots are continuously rotating and surrounding to that airport, so to reduce the fuel. Once the fuel is totally reduced, and it can be landed safely. Once safe, around 141 passengers are in the boat. So it will be a very much easy activity, and particularly all the medical facility, particularly around 20 ambulances are ready. And we are also communicating with the airport authority, and they are saying that it will be a caution because they are ready with the full equipment. And once this continuous activity, once they reduce the fuel, it will be very much easy to land. That is what the information we are getting from the Airport Authority of India, particularly from Trichy. Around 141 passengers are there, so it will be a very much caution, and also they are very much tracking this issue. It's the pilot also communicated with the airport, so it will be easy landing, and they are expecting all the medical facility, and around 20 ambulances are already ready. But that is what the information we are getting from the airport director. त्रिची एयरपोर्ट पे एयर इंडिया के इस विमान के लिए, जिसने त्रिची से शारजा के लिए उड़ान भरी 5:30 बजे, लेकिन उसके बाद विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी, तकनीकी खराबी के बाद अब उसे इमरजेंसी लैंडिंग त्रिची एयरपोर्ट पे कराया जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारी एयरपोर्ट पे कर ली गई है। तकरीबन 20 एम्बुलेंस को आपात लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है। ये बेली लैंडिंग कहलाती है, और पिछले 2 घंटे से विमान आसमान में चक्कर लगा रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो ईंधन है, उस ईंधन को जलाने के बाद एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की जाएगी। तो एक तरह से तमाम उन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से इस इमरजेंसी लैंडिंग को कराया जाए कि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, 141 एक तरह से लोग इसमें सवार हैं, और ये जो एयर इंडिया का विमान है ये AX-B613 है। त्रिची से उड़ा 5:30 बजे, हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आई, उसके बाद अब लैंडिंग की तैयारी की जा रही है। पहली बात नीरज, अगर कोई जानकारी आपको मिलती हो कि बेली लैंडिंग क्या होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के बाद जिस तरह के नुकसान की आशंका होती है, उसको दूर करने के लिए जो 2 घंटे से लगातार एयरपोर्ट हवा में ये चक्कर लगा रहा है प्लेन, उसका ईंधन को जलाने के बाद एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की जाएगी, यानी कि तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल ऋतु, सावधानियां बरती जा रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस समय एयरपोर्ट टेक ऑफ होता है, तो जैसा पहिए आप देखते हैं कि वो पहिए अंदर चले जाते हैं विमान के अंदर, और जिस समय लैंड करा जाता है तो वो पहिए बाहर निकलते हैं और पहियों के ऊपर लैंडिंग होती है। अब ऐसी स्थिति में जब आपके पहिए खुलते नहीं है, लैंडिंग सिस्टम फेल होता है, तो बेली लैंडिंग कराई जाती है। बेली लैंडिंग का मतलब ये है कि जो पहिए हैं वो खुलेंगे नहीं, और पूरे जो विमान है उसको पेट के बल धीरे धीरे रनवे से टच किया जाता है। मोस्टली आप ऋतु देखें कि जब भी विमान लैंड होता है तो उसकी जो स्पीड है वो 100 से 150, 200 के बीच में रहती है, 300 के बीच में रहती है। इस पोजीशन में विमान की जो स्पीड है उसको और कम किया जाता है, और 100-120 के आसपास विमान की जो स्पीड है वो रहती है। और उसमें जो पहिए हैं वो नहीं खोलते हैं, क्योंकि अगर पहिए खोलेंगे तो वो पहिए टूट जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में बिना पहिए के विमान को एक तरीके से लैंड कराना ऋतु बेली लैंडिंग कहा जाता है। और यही कारण है कि उस फ्यूल को निकाला जा रहा है, क्योंकि अगर बेली लैंडिंग कराते समय अगर कोई दुर्घटना हो तो जो फ्यूल की वजह से जो दुर्घटना है वो बड़ी हो सकती है। यही कारण है कि उसमें से जो फ्यूल है उसको निकाला जा रहा है, ताकि अगर रनवे पर विमान टच भी हो तो बहुत ज्यादा जो बड़ी दुर्घटना है वो ना हो, विमान में आग ना लगे। यही कारण है उस फ्यूल को निकाला जा रहा है और विमान को बिना पहिए के लैंड किया जा रहा है। तो ये मतलब लैंड कराने की कोशिश की जाती है बेली लैंडिंग में। तो अभी तो हालांकि जो उसका लैंडिंग सिस्टम है उसको कोशिश की जा रही है विमान के अंदर ही कि उसको सही कर लिया जाए, और अगर नहीं होता है तो ये बेली लैंडिंग की जाएगी। इसमें ऋतु रिस्क भी है, और इसमें भी देखना होगा कि पायलट कितना अनुभवी है और कितनी सावधानी से बेली लैंडिंग कराता है। हालांकि इससे पहले
पहले बेली लैंडिंग हुई है और उसमें दुर्घटनाएं भी हुई हैं, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, लेकिन अब ये देखना है कि कितनी सूझबूझ के साथ ये पायलट उस लैंडिंग को कराता है जो आपात स्थिति में है, क्योंकि पायलट ने भी इमरजेंसी की जो बात है वो एयरपोर्ट पर कह दी है और वहां पर जो तमाम तैयारियां हैं एयरपोर्ट पर भी पूरी कर ली गई हैं। अब देखना है कि कितनी देर में इस प्लेन को लैंड किया जाएगा, क्योंकि अभी भी उसमें फ्यूल है और उसको खत्म करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। यही कारण है कि त्रिची एयरपोर्ट के आसपास उसमें चक्कर लगाया जा रहा है। ऋतु जी, नीरज, अगर त्रिची एयरपोर्ट से और आपको कुछ अपडेट ऐसा मिलता हो कि इस पूरे विमान को लेकर जो खराबी आई है उसके बाद से किस तरह से उस पर उड्डयन विभाग भी लगातार काम कर रहा है और वहां त्रिची में भी किस तरह से इस एयरपोर्ट पर और तमाम इंतजाम किए गए हैं। अभी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग की वो तैयारियां की गई हैं जिसमें एम्बुलेंस 20 वहां पर मौजूद है, इसके साथ साथ और क्या ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए ऋतु, एम्बुलेंस मौजूद है, आसपास के हॉस्पिटल हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी वहां पर लगातार संपर्क में है। तमाम जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचा दी गई है। एम्बुलेंस एयरपोर्ट पर मौजूद है। एयरपोर्ट के जो आसपास के जो अस्पताल हैं वहां पर भी डॉक्टर्स को कन्वे कर दिया गया है। वहां पर भी तमाम जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसको रखा गया है, सरकारी हॉस्पिटल और इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो इंतजाम तो करीब करीब पूरे कर लिए गए हैं और 20 जो कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, फायर ब्रिगेड के ऑफिसर वहां पर मौजूद है, तमाम फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो वहां मौजूद है, पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं। आपातकाल स्थिति के लिए जो उपकरण जो सामान की जरूरत है वो एयरपोर्ट पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब रनवे पर लैंडिंग कराई जाएगी इस विमान की, तो उस समय जो पायलट है वो कितनी सूझबूझ से कराता है ताकि जो लोग हैं उनको कम से कम नुकसान हो। लेकिन हाँ ऋतु, हम ये कह सकते हैं कि रिस्क बना हुआ है और यही कारण है उस रिस्क को कम करने के लिए फ्यूल को भी जलाया जा रहा है। जी, चेन्नई से हमारे साथी प्रियंका जुड़ी हैं। प्रियंका, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर? त्रिची से जो शारजा जा रहा था प्लेन, उसे अब इमरजेंसी लैंडिंग की कराई जा रही है। इसमें 141 यात्री सवार हैं। क्या इस पर अभी अपडेट आपके पास? आप जैसे कि जान सकते हैं कि बिकॉज द फ्यूल इज ऑल्सो फुल्ली लोडेड गाड़ी में, वो एयरपोर्ट कोई रेडार में ही है एंड एयरपोर्ट इज ऑल सेट फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। फायर एम्बुलेंसेस है वहाँ पे तैयार, फायर इंजन तैयार है, सब कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी एंड इवन सोर्सेस। हेलो, एक खबर हम आपको देना चाहेंगे कि सुरक्षित लैंडिंग की ऐसी खबर आ रही है। प्रियंका, क्या त्रिची में सुरक्षित लैंडिंग हो गई है अब इस एयर इंडिया के इस प्लेन की? इट इज ऑन द वे। अभी तक लैंडिंग फुली नहीं हुई है। इफ यू कुड सी, अभी तक लैंडिंग का चल रहा है। इट इज नॉट, द एयरपोर्ट इज ऑल रेडी फॉर द सेफ लैंडिंग and as per they have done all the groundwork and the airport is all set. जी प्रियंका, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एयर इंडिया के विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है, तो आप अपने सूत्रों से अगर ये बता सके कि क्या एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है? विमान में 140 लोग सवार हैं और सुरक्षित लैंडिंग की पूरी व्यवस्था त्रिची एयरपोर्ट पे की गई है। 20 एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है। ये दृश्य आप तमाम त्रिची एयरपोर्ट के ही देख रहे हैं। वो सारी तैयारियां की हैं पिछले 2 घंटे में। पिछले 2 घंटे से विमान हवा में चक्कर लगा रहा था। उसका मुख्य कारण ये था कि हाइड्रोलिक सिस्टम के फेलियर के बाद उसमें जो ईंधन था उस ईंधन को खत्म करने की जरूरत थी और यही कारण था कि हवा में ये विमान चक्कर लगा रहा था लगातार। और अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एयर इंडिया के विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। त्रिची से शारजा के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद ही इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आई। तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां की गई और बेली लैंडिंग कराई गई है इस विमान की। और हमारे साथ प्रियंका और नीरज दोनों जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या आपके पास कोई इस पर जानकारी कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है? विमानन मंत्रालय इसमें जानकारी देगा। हालांकि ऐसी खबरें आ रही हैं
कि जो विमान है उसकी सुरक्षित जो लैंडिंग है वो करा दी गई है। सोशल मीडिया पे भी कई सारी तस्वीरें आ रही हैं ऋतु, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कोई किसी का बयान नहीं आया है और आधिकारिक रूप से एयर इंडिया की तरफ से भी कोई जो ट्वीट है या एयर इंडिया की तरफ से कोई प्रेस विज्ञप्ति है वो नहीं आई है। लेकिन हमें भी ऐसी खबर मिल रही है ऋतु कि एयर इंडिया की जो विमान है उसकी लैंडिंग हो गई है, और अगर लैंडिंग हो गई है तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है ऋतु, क्योंकि इतने सारे लोग हैं उनकी जो जान है वो आफत में फंसी हुई थी। और अगर लैंडिंग होती है तो हमें मानना होगा कि जो पायलट है उसने सूझबूझ से काम लिया और जो विमान है उसकी लैंडिंग करा दी। हालांकि आधिकारिक रूप से ऋतु अभी पुष्टि नहीं हुई है, सोशल मीडिया में जरूर ये खबर चल रही है कि एयर इंडिया के विमान को लैंड करा दिया गया। जी, जिस तरह से नीरज आप बता रहे थे कि हाइड्रोलिक फेलियर के बाद इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग पहले भी हुई है। विस्तारा फ्लाइट मतलब 14 अगस्त 2024 को इस तरह से मुंबई में लैंडिंग हुई थी हाइड्रोलिक फेलियर के बाद ही। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी, इस पर कुछ ताज़ा अपडेट कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई? हाँ, लैंडिंग हो चुकी है, सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है एंड देयर इज नो एज ऑफ नाउ नो एनी कैलामिटी रिपोर्टेड। अभी तक सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर और एक राहत की खबर है कि त्रिची से उड़ा शारजाह के लिए जो एयर इंडिया का विमान था उसमें एक तकनीकी खराबी आई, हाइड्रोलिक फेलियर आया, जिसके बाद से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। तकरीबन 141 लोग इस विमान में सवार थे, सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। सुरक्षित लैंडिंग हो गई है विमान की त्रिची एयरपोर्ट पर। इसकी पुष्टि भी की है हमारे साथी संवाददाताओं ने कि एयर इंडिया के विमान की सुरक्षित लैंडिंग त्रिची एयरपोर्ट पर हो गई है। सभी यात्री ऋतु इसमें एक बात और निकलकर सामने आई है कि डीजीसीए की तरफ से ये कहा गया है कि जो विमान की जो लैंडिंग हुई है वो नॉर्मल लैंडिंग हुई है और जो लैंडिंग गियर है वो शायद ठीक कर लिया गया है और उसके बाद इस विमान को लैंड कराया गया है। यही कारण है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी भी तरह की कोई खबर या प्रिय खबर नहीं आई है। तो अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है, जो लैंडिंग गियर है वो प्रॉपर खुल गया है और जिस तरीके से नॉर्मल लैंडिंग होती है उसी तरीके से नॉर्मल लैंडिंग इस विमान की हुई है ऋतु। तो इसका मतलब नीरज आप ये कह रहे हैं कि जो पहले हाइड्रोलिक फेलियर हुआ था, इस दौरान 2 घंटे जब हवा में ये प्लेन था, उस दौरान उस लैंडिंग गियर को ठीक किया गया और एक सामान्य लैंडिंग के तौर पर इस प्लेन ने एक तरह से लैंड किया है। देखिए बिल्कुल ऋतु, क्योंकि जो इंजीनियरिंग की टीम थी वो भी लगातार जो पायलट और क्रू मेंबर है उनके साथ टच में थी और यहाँ से भी लगातार जो दिशा निर्देश है उनको दिए जा रहे थे कि किस तरीके से इस जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको कैसे ठीक करना है। और हम कह सकते हैं कि 2-2.5 घंटे का जो अंततोगत्वा जो प्रयास था वो सफल हुआ और जो नॉर्मल लैंडिंग है उस तरह की लैंडिंग हुई है इस प्लेन की, जो जानकारी अभी तक आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि अच्छी खबर भी है और अच्छी बात भी है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। जी, तो ये बड़ी खबर त्रिची एयरपोर्ट से जो विमान उड़ा था जिसमें हाइड्रोलिक फेलियर तकनीकी खराबी आई, उसके बाद 2 घंटे की एक मशक्कत के बाद अब प्लेन ने सामान्य लैंडिंग कर ली है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। सभी 140 यात्री सुरक्षित हैं। तो ये बड़ी खबर, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका, प्रियंका आपका, इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। और एक अच्छी सुखद खबर त्रिची एयरपोर्ट से हमें मिली। और आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया,
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ PDR में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। PM ने कहा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी उसकी एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस अवसर पर PM मोदी ने ग्लोबल साउथ में संघर्षों के गंभीर प्रभाव का दुनिया के सामने रखा और कहा कि दुनिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित संवाद और कूटनीतिक मार्ग अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में इनका कोई समाधान नहीं है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद की बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। उन्होंने UNCLOS यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत समुद्री गतिविधियां संचालित किए जाने पर जोर दिया। PM मोदी ने कहा कि सभी देशों के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एयर स्पेस सुनिश्चित करना जरूरी है। PM ने इसके लिए एक प्रभावी आचार संहिता की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। Prime Minister underlined the severe impact of these conflicts on countries of the global south and also highlighted that path of dialogue and diplomacy based on a humanitarian approach is the only way forward, and that he reiterated that there was no solution that can be found on the battlefield. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक के बीच गहरी समानताएं हैं। उन्होंने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति काफी महत्वपूर्ण है। Prime Minister also emphasized that this is Myanmar should be engaged. Myanmar should not be isolated, and that it is important to restore democracy in Myanmar, and that all countries should work together to achieve this. शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियंगचान में लाओ PDR के प्रधानमंत्री सोनसाई सिफोंडोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय ऊर्जा, विरासतों के जीर्णोद्धार, आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री सिफोंडोन ने तूफान यागी के बाद लाओ PDR को भारत द्वारा प्रदान की गई बाढ़ राहत सहायता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। वार्ता के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, प्रसारण, सीमा शुल्क सहयोग और मेकांग गंगा सहयोग के तहत 3 त्वरित प्रभावी परियोजनाओं के क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया गया। 6 MOUs were signed, one on defense cooperation, another on customs facilitation, one on audiovisual cooperation, and 3 memorandums of understanding on quick impact projects, which were especially significant because they contribute towards the conservation of our common heritage. One is on the puppet theatre in Lao PDR, that is based on the Ramayana. Then another one of them is on the restoration work in one of the monasteries and temples here in Lao PDR, which has murals from the Ramayana, and a third on Lao Ramayana theatre.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोउलिथ से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत और लाओस के संबंध को मजबूत बनाने में राष्ट्रपति थोंगलून सिसोउलिथ की भूमिका का उल्लेख किया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन से भी मुलाकात की। उन्होंने तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। पीएम ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पी शिनावात्रा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने थाईलैंड को भारत का एक बहुत ही मूल्यवान मित्र बताया। पीएम ने कहा कि बातचीत दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिए जाने पर केंद्रित रही। पीएम ने कहा कि दोनों देश रक्षा, शिपिंग, डिजिटल नवाचार और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत संभावनाएं देखते हैं। अपनी लाओस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वियनचियन में 30 घंटे से भी कम का वक्त गुजारा और इस बीच उन्होंने 2 शिखर सम्मेलनों और 4 द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। भारत आसियान समिट के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरा होने के अवसर पर भारत और आसियान के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम दिए, जिनको लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बात अगर ईस्ट एशिया समिट की करें तो उन्होंने चीन को बहुत स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि ये समय विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी नीतियों का है और पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही संदेश था कि अगर दुनिया को समृद्धि और विकास के रास्ते पर लेके जाना है तो समाधान युद्ध नहीं बल्कि शांति है। कैमरामैन मोहित जोशी और सहयोगी मेघना देव के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, लाओ पीडीआर। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। बात करेंगे कि दिल्ली सरकार पर किस तरह मंडरा रहा है वित्तीय खतरा। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दिल्ली प्रदेश सरकार का खजाना खाली होने को है। प्रदेश में पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है। 31 साल बाद दिल्ली जबरदस्त राजकोषीय घाटे की ओर बढ़ रही है। सरकार के महज इतना फंड बचा है कि वो अपने कर्मचारियों को सिर्फ 2 महीने तक ही वेतन दे सकती है। ये सभी बातें उजागर हुई हैं दिल्ली सरकार के वित्त विभाग की बजट शाखा की रिपोर्ट से। महीने की शुरुआत में ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी को भेजी गई थी। पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त हमला किया है। नई दिल्ली की सांसद बासुरी ने भी कहा है कि घाटा 7,000 करोड़ रुपए का है। दिल्ली बीजेपी
आम आदमी सरकार के पिछले 10 सालों का हिसाब मांगने में जुटी है। 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, पहली बात, कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा, वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। बासी स्वराज ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश सरकार अनावश्यक खर्चों में फंसी है और सिर्फ सियासत करने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड रेलवे के प्रोजेक्ट के बजट आवंटन पर फटकार लगाई थी और विज्ञापन फंड पर टिप्पणी की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब आरआरटीएस के प्रोजेक्ट का केस चल रहा था तो अल्टीमेटम दिया उन्होंने केजरीवाल सरकार को कि आप इसेंशियल सर्विसेज या जो इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पैसा नहीं दे रही, और देगी भी कहां, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के बजट में प्रावधान ही नहीं रखा, जैसा इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह अल्टीमेटम देना पड़ा, आम आदमी पार्टी की सरकार को लताड़ना पड़ा कि हम आपका एडवर्टाइजमेंट बजट जो है उसको हम जब्त कर लेंगे। और घाटे की ओर बढ़ रही दिल्ली सरकार ने गुरुवार को ही विधायक फंड 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ प्रतिवर्ष करने का फैसला किया था। उस वक्त एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री आतिशी ने राजकोषीय घाटे से पलड़ा झाड़ा, वहीं दावा किया कि सरकार के पास पर्याप्त रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सभी योजनाएं जारी रखेगी। और अरविंद केजरीवाल के 10 साल की वैकल्पिक राजनीति का परिणाम है कि 2023-24 में फिसली आर्थिक स्थिति के चलते अब 2024-25 का बजट दिल्ली के विधायी इतिहास का पहले घाटे का बजट बन चुका है। इसी पर आधारित आज हमारा विशेष है, दिल्ली सरकार का खजाना खाली होने के कगार पर। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सिंह साहब, आपका स्वागत है। समीर चौगंकार, वरिष्ठ पत्रकार। समीर जी, आपका स्वागत है। घनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारद्वाज जी, आप ही का रुख करते हैं और एक तरह से हम ये कहें कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हमेशा यही कहा कि रेवेन्यू सरप्लस में है, फिर ये अब 24-25 के बजट में 31 साल के इतिहास को आम आदमी पार्टी तोड़ने जा रही है, दिल्ली को एक गंभीर वित्तीय संकट की ओर तरफ जाते हुए क्या दिल्ली वासी देख रहे हैं? देखिए रितु जी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है। जब हमने 2015 में दिल्ली की सत्ता को टेक ओवर करा था तब दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए था। आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ रुपए है और दिल्ली में सब कुछ फ्री करने के बाद, बिजली फ्री, दिल्ली में पानी फ्री, महिलाओं की बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, स्कूल फ्री, अस्पताल फ्री, दवाई फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ फ्री करने के बाद हमने दिल्ली के इकोनॉमी को डबल करा, दिल्ली के बजट को डबल करा। दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसके ऊपर अभी तक कोई भी कर्जा नहीं है। अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के ऊपर 85,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, महाराष्ट्र के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। तमाम जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकारें सब कर्जे में, सिर्फ दिल्ली की सरकार है जो बगैर कर्जे के चल रही है। और दिल्ली की सरकार तब चल रही है जब दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी केंद्र की सरकार को देते हैं। 1,10,000 करोड़ रुपए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने जीएसटी दी है। उसके बदले में केंद्र की सरकार ने हमें कितना दिया? मात्र 352 करोड़ रुपए। जो 2002 से व्यवस्था दिल्ली की बनी हुई है, उस समय कांग्रेस की सरकार से 2002 से लेकर 2024 हो गया, दिल्ली का 1 रुपया बढ़ाया नहीं। दिल्ली के लोग टैक्स किस लिए देते हैं? दिल्ली के लोग सरकार को टैक्स लेते हैं, दिल्ली को मिलना चाहिए। जीएसटी में हर स्टेट को 45% मिलता है, लेकिन दिल्ली को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ये बहुत बड़ा सवाल है, हम सबसे मांग रहे हैं। वित्तीय विभाग का जो 24-25 का अनुमान कह रहा है, क्या आप ये कह रहे हैं वो अनुमान गलत कह रहा है
कि दिल्ली सरकार पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, ये गलत है? देखिए, मुख्यमंत्री आतिशी जी ने भी कहा है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। निश्चित तौर पर मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक काम दिया अमित शाह साहब ने कि सुबह से शाम तक दिल्ली में झूठ अफवाहों की फैक्ट्री चलाओ। इनका काम है सिर्फ झूठ अफवाहों की फैक्ट्री चलाना। वित्तीय विभाग की रिपोर्ट को आप गलत कह रहे हैं। मैं आपसे बहुत साफ पूछ रही हूँ भारद्वाज जी, ये रिपोर्ट गलत हवाले दे रही है। इस रिपोर्ट की जितनी भी जो अनुमान है वो गलत है दिल्ली सरकार के वित्तीय संकट को लेकर। मैं रितु जी फिर साफ साफ कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार एक मजबूत सरकार है। दिल्ली की सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर एलजी साहब फाइनेंस सेक्रेटरी को कह के दिल्ली के जो चीजें रोकी हुई हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो दिल्ली का फाइनेंस रोका हुआ है, अगर ये सब चीजें ठीक हो जाए, दिल्ली में सब कुछ ठीक चलता रहेगा। और अभी भी सब कुछ होने के बाद हम कोई स्कीम बंद नहीं कर रहे। दिल्ली में बिजली पानी फ्री मिलता रहेगा, महिलाओं की यात्रा फ्री मिलती रहेगी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में मिलती रहेगी। और अगले महीने से 1,000 रुपए दिल्ली की हर महिला के खाते में डालने का भी काम दिल्ली की सरकार शुरू करने जा रही है। हमारे कामों को कोई नहीं रोक सकता। ये जितनी मर्जी भारतीय जनता पार्टी के लोग अफसरों से मिलकर साजिश कर ले। भारद्वाज जी, 10,000 बस मार्शलों को नौकरी से निकालना, 10,000 बस मार्शलों को नौकरी से निकालना और तमाम ऐसी चीजें जो लगातार दिल्ली सरकार कर रही है, क्या वो वित्तीय संकट की तरफ बढ़ती दिल्ली सरकार के एहतियाती कदम नहीं दिखाई दे रहे? वोकेशनल ट्रेनिंग शिक्षकों को नौकरी से निकाला गया है, जिन्हें वापस एलजी ने बहाल किया है। रितु जी, मैं वही तो कह रहा हूं, यही तो भ्रमित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 10,000 मार्शलों को एक ऑर्डर से एलजी साहब ने निकाल के बाहर फेंक दिया। वोकेशनल टीचर्स को निकाल के बाहर फेंक दिया। गेस्ट टीचर्स को घोस्ट टीचर्स बता के एलजी साहब ने बाहर निकाल दिया। ये एलजी साहब जो दिल्ली के विनय सक्सेना जी हैं ना, ये दिल्ली के लोगों के दुश्मन है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह दिल्ली के हर आदमी को परेशान करने का काम एलजी साहब ने लिया हुआ है। हम एलजी साहब के पास गए थे, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ गए थे और उस समय कहा था कि जी एलजी साहब ने कह दिया जी पास हो गया, कल ऑर्डर आ जाएगा, सारे मार्शलों की भर्ती हो जाएगी। कहां है ऑर्डर? आरपी सिंह बताए ना, आरपी सिंह बताए। एलजी इनका सर्विसेज इनके पास है, क्या इनको किसकी चाहिए? कोई ऊपर ठीक भारद्वाज जी, आरपी सिंह जी, दिल्ली सरकार का सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी पे। ये वित्तीय संकट दिल्ली सरकार का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का पैदा किया हुआ एक ऐसा संकट है जिसे अब दिल्ली सरकार झेलने जा रही है। देखिए, दिल्ली में पहली बार 1994 से दिल्ली में सरकार चल रही है। 94-95 का पहला बजट खुराना जी ने पेश किया था। आज पहली बार, ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं का वित्त विभाग है, इन्हीं की सरकार का वित्त विभाग है, उसी के आंकड़े बता रहे हैं कि टोटल जो आमदनी रहेगी 76,000 करोड़ की और खर्चा होगा कुछ 83,000 करोड़ का। तो वही बता रहा है कि कैसे घाटा है और घाटे के कारण भी हैं। ये नहीं कि घाटा ऐसे ही, घाटे के कारण है। भ्रष्टाचार तो एक बड़ा कारण है ही घाटे का दिल्ली के अंदर। जैसे जो टैक्स रेवेन्यू जो हमारे को आना चाहिए था वो इन्होंने बांट दिया लोगों के अंदर, जिसका लाभ दिल्ली के लोगों को मिलना चाहिए था वो अपने जो मिक्सर से शराब के घोटाले उनको उसके बीच में बांट दिया इन्होंने। परंतु ये किसकी बात कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर हमने क्या फ्री कर दिया? दिल्ली के अंदर बसें इन्होंने कहा फ्री कर दी। बताइए दिल्ली में टोटल बसें कितनी है? कुल मिलाकर 5100 बसें, जिसमें से 1700 बसें केंद्र सरकार ने बिजली वाली दी हैं। पूछ लीजिए इन्होंने अपनी तरफ से पिछले 9 साल में क्या एक बस ऐड की? क्या दिल्ली का जो डीटीसी का मैप है वो घाटे में है या नहीं है? और कितने हजार करोड़ के घाटे में है और कितना नुकसान है उसमें? जबकि वह जब इनको मिला था तब मुनाफे में था, आज कितने हजार करोड़ के घाटे में चला गया? जरा सब कुछ लीजिए। इसी पर दिल्ली जल बोर्ड की बात है, पानी की बात करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का महकमा क्या आज घाटे में है या नहीं है? जब इनको मिला था 700 करोड़ रुपए फायदे में था, आज 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया। क्या कि घाटे की सरकार चला रहे हैं और फिर ये गाना गाते हैं कि हम दिल्ली में पानी फ्री दे रहे हैं। मेरा चैलेंज सरकार के लिए, मेरे साथ चलिएगा, अभी आपको दिखा देता हूँ। कोई घर दिल्ली में ऐसा नहीं जो पानी की बोतल खरीद कर नहीं लेता या अपने घर में आर लगा रखा। पीने का पानी मतलब गंदा पानी लोगों को देते हैं और पानी के नाम पे जहर देते हैं, उसके कहते हैं हम पानी फ्री देते हैं। मैंने बसों का बता दिया, आपको पानी को बता दिया। ये अभी गाना गा रहे थे कि हम दिल्ली में सर्विसेज, ये हेल्थ सर्विसेज फ्री करके हमने। मेरा एक चैलेंज और स्वीकार करें, इनसे पूछिए क्या पिछले दिनों में जब भी इनके कोई नेता बीमार हुए वो क्या दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल हुए या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने इलाज कराया?
क्यों कराया? तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत झंझर है, बुरी तरह कोलैप्स करके। इनके मोहल्ला क्लिनिक की हालत खराब है, वहां तो गलत दवाई दी, 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, गलत दवाई की हत्या कहने की वजह से, तो 3 बच्चों की हत्या हो गई उसके चलते हुए, और 6 बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए। किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली के स्कूलों की गाथा कर रहे थे कि दिल्ली के स्कूल को अच्छे कर दिए। जस्टिस मनमोहन जो दिल्ली के चीफ जस्टिस हैं, कृपा कर उनकी अप्रैल की ऑब्जर्वेशन पढ़ लीजिए दिल्ली के स्कूलों को लेकर। उन्होंने कहा दिल्ली के स्कूल टीम की जजरों में चलते हैं, एक क्लास के अंदर 120 से अधिक बच्चे हैं, हालत खराब है, और हर साल 1 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं में ड्रॉप आउट कराते हैं हर साल, और पिछले कई सालों से, इसलिए ताकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा कर दें, और वो बच्चों का जो बच्चों को ड्रॉप आउट कराते हैं उनका भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। तो किसकी बात कर रही है? कहाँ की बात कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर डिसिल्टिंग के नाम पर दिल्ली के नाले साफ नहीं किए इन्होंने। अभी 6 बच्चों की हत्या हुई थी ना दिल्ली के अंदर, 3 बच्चों की हत्या हुई थी दिल्ली के ओल्ड इंडिया नगर के अंदर। तो किसकी बात करते हैं? असल में क्या इन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया, और अपने मुनाफे के लिए, अभी क्योंकि चुनाव आ गया है इसलिए 5-5 करोड़ रुपए अपने विधायकों को और दे दिया। अच्छी बात है, देना चाहिए था, परंतु उसका बजटरी प्रोविजन तो करते, उसका बजटरी प्रोविजन है नहीं। 5 करोड़ मतलब 350 करोड़ रुपया आपने और बजट बढ़ा दिया, उसका प्रोविजन है नहीं। और होगा क्या कि लोगों को एक मैसेज दे दिया हमने 5 करोड़ बढ़ा दिया, और विधायक इनके नीचे पैसे दे नहीं पाएंगे, नीचे खर्चा कर नहीं पाएंगे। उनमें क्या कि ये पूरा का पूरा सरकार अपने मस्ती में चल रहा है। उनको लगता है कि नहीं हम जैसे चाहेंगे वैसे चला लेंगे, जैसे हमारी इच्छा होगी वैसे चलेंगे। मैं एक होगा तो एक इनके विभाग का एक खर्चा बता दूंगा। 140 करोड़ का पेंशन और अलाउंसेस देनी है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। पावर के अंदर 512 करोड़ की सब्सिडी देनी है, जबकि इन्होंने अभी हाल में 8.5% दिल्ली की बिजली के दाम बढ़ाए थे, 8.5%। आप कृपा करके चेक कीजिए कि इन्होंने दिल्ली के 8.5% दाम बढ़ाने पड़े, फिर भी सब्सिडी देनी है इन्होंने 512 करोड़ की, जबकि हम कहते हैं कि आप पावर कंपनी को लेकर सीधा लोगों को सब्सिडी दो, अगर आपने बेनिफिट। आरपी सिंह जी, आपका मानना है कि तमाम वो जो मुफ्त की एक तरह से योजनाएं या यूं कहें फ्रीबीज जिसे कहा जाता है, वो कारण है, बड़ा कारण है जिस तरह से आज दिल्ली एक गंभीर वित्तीय संकट की तरफ बढ़ रही है। आपके पास आऊंगी भारद्वाज जी, लेकिन उससे पहले समीर जी के पास जाना चाहूंगी। समीर जी, जो दिल्ली सरकार की वित्त विभाग की बजट शाखा की रिपोर्ट जिस तरफ इशारा कर रही है वो बेहद खतरनाक इशारा है। हम देख चुके हैं हिमाचल में किस तरह की हालत हुई है, जहां पर विधायकों के एक तरह से वेतन को रोकना पड़ा बाकायदा अपील करके। क्या दिल्ली उस तरह के संकट की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए, आज बासुरी स्वराज ने बहुत अच्छे पत्रकार वार्ता में दिल्ली का जो वित्तीय संकट होने वाला है उसकी बहुत अच्छा बासुरी स्वराज ने बताया कि कैसे 7,000 करोड़ का घाटा दिल्ली में होने जा रहा है। पहली बात देखिए, 2014 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीद थी। ये अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी की बात की थी और जो दिल्ली की जनता के लिए वादे किए थे उसके बाद लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाएगी और दिल्ली में हर जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन होता क्या चला गया, आप देखिए अरविंद केजरीवाल जेल में रहते, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, पूरा प्रशासन ठप हो जाता है, तो दिल्ली का तंत्र कौन देखेगा? मुख्यमंत्री थे नहीं, उप मुख्यमंत्री जेल में चले जाते हैं, उसके बाद विभागों का बंटवारा होता है, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और अब आतिशी ने जिस तरीके से कहा है कि दिल्ली के लिए हम काम करेंगे, आप बताइए, आप विधायकों का बढ़ा देते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते हुए जिस तरीके से अपने शीश महल में जो उस घर में करोड़ों रुपया रिनोवेशन में खर्च कर देते हैं, लाखों के पर्दे लगते हैं, मुख्यमंत्री को अपने जो मकान में रह रहे हैं उसकी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए पूरे ध्यान है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए स्वच्छ पानी कैसा मिले, दिल्ली की जनता सुरक्षित कैसी रहे, दिल्ली की जनता को बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिले। आप अस्पतालों की हालत देख लीजिए, अस्पतालों में दवाई देने की फ्री बात की गई लेकिन अस्पतालों के अंदर दवाई उपलब्ध नहीं है। मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता को यह महसूस हुआ और उसी का परिणाम रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने पर भी जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब अगर आप चाहते हो कि मैं जेल में नहीं जाऊं तो आपको दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को जितानी पड़ेगी, 7 सीटें आम आदमी पार्टी हार जाती है। आप पंजाब में देखने जाए सरकारें, पंजाब में क्या स्थिति रही, 13 सीटों पर लड़ते हैं, सिर्फ 3 सीटें जीतते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां जहां आम आदमी की सरकार है वहां की जनता भी इस बात को भुगत रही है, तो दिल्ली इस बात को 2014 से लगातार भुगत रहा है। आने वाले चुनाव में इसका सबक दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को देने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने जो झूठे वादे दिल्ली की जनता से किए थे, जिसकी दम पर वो सत्ता में आए थे, वो लगातार दिल्ली की जनता को छला गया। 2014 में छला, 2019 में छला,
अब 2024 में दिल्ली की जनता की आंखें खुल गई है कि जिस तरीके से लगातार उनके साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने धोखा किया है। आप जनता को बताते हैं कि आपका बजट क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं। आप विधायकों तो बजट बढ़ा देते हैं, आप कहते हो कि हमने बस फ्री कर दी, लेकिन आप मार्शलों को नौकरी से निकाल देते हैं। आपके पास अपने सुख सुविधा बढ़ाने के लिए पैसे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का पानी की देखिए, गर्मी में आपको पता है किस तरीके से मटका फोड़ो अभियान दिल्ली की जनता ने चलाया था। भारद्वाज जी, कोई भी ऐसी योजना दिल्ली में जिसका दम भर रही है केजरीवाल सरकार, उसका जो असर जमीन पर दिखाई देता है, चाहे वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त दवाई, मुफ्त एक तरह से महिलाओं को सफर करने के लिए मार्शल आपने नियुक्त किए, आपने मार्शल हटा दिए, आपने वोकेशनल शिक्षक नियुक्त किए, आपने वोकेशनल शिक्षक हटा दिए। अब आप सड़क के गड्ढे देखने चले हैं कि उन गड्ढों को आप सही कराएंगे, आपने विधायक सड़क पर उतार दिए। पैसा आपके पास है नहीं, वित्तीय संकट की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो कब तक आप हर चीज का ठीकरा बीजेपी पे फोड़ते रहेंगे? देखिए रितु जी, 2014 में जब मोदी जी ने सरकार टेक ओवर करी थी ना कांग्रेस से, तब पूरे देश के ऊपर 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज पता कितना है? 53 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है देश के ऊपर। भारद्वाज जी, जल्दी ही दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, दिल्ली की जनता आपसे यही सब सवाल पूछेगी। तब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में चुनने पर क्या वित्तीय घाटा था और 24 में कितना वित्तीय घाटा हुआ, देश में कितनी सड़क बनी, देश में कितने ब्रिज बने, मोदी के कार्यकाल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इससे आप नहीं बच पाएंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता को आपने क्या दिया और दिल्ली की जनता को आप किस बड़े वित्तीय संकट की तरफ ले जा रहे हैं। माफ करिएगा, समय मेरे पास इतना ही है अभी के लिए, सिर्फ इतना। लेकिन ये मसला ऐसा नहीं है जो आज यहाँ खत्म हो जा रहा है, ये गंभीर संकट दिखाई दे रहा है दिल्ली पर, दिल्ली वासियों पर। सवाल पूछेंगे दिल्ली वाले आपसे, आपकी पार्टी से, आपके मुख्यमंत्री से और आपकी नेता अरविंद केजरीवाल से। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी आपका, सिंह साहब आपका और समीर साहब आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जहां एक ओर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, वहीं दूसरी ओर एक हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा लखनऊ में देखने को मिला। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी की जयंती पर निर्माणाधीन JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाने पर अड़े हुए थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने निर्माण कार्य की वजह से वहां जाने की अनुमति नहीं दी। बस यही बात अखिलेश को चुभ गई और जिद पर अड़ गए अखिलेश यादव। सुबह से ही वे गोमती नगर स्थित JPNIC सेंटर जाने की तैयारी करते रहे। पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की अपील पर शायद बाद में उनका मन बदला और अपने आवास के बाहर ही जेपी की प्रतिमा मंगाकर माल्यार्पण कर दिया। कुल मिलाकर सियासत जबरदस्त तरीके से हुई। दिन भर चली ये सियासत। बीते साल यानी 2023 में भी अखिलेश कुछ इसी अंदाज में गेट फांदकर माल्यार्पण के लिए पहुंचे थे। उनके आरोप हैं कि निर्माणाधीन सेंटर में भ्रष्टाचार हो रहा है। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे।
अखिलेश के सियासी दांव यही नहीं रुके, उन्होंने तो नीतीश कुमार से एनडीए के गठबंधन से बाहर होने की भी गुहार कर दी है। इस पर रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया और अखिलेश अपने घर को संभालने की नसीहत दी। पूरे सियासी घटना पर जयवीर सिंह ने अच्छा जवाब दिया। जयवीर सिंह मैनपुरी सदर से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि इमारत निर्माणाधीन है, ऐसे में सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी जा सकती और रही भ्रष्टाचार के आरोप तो समाजवादी पार्टी को पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जहाँ तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो एनआईसी बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। तो उनके ज़माने में वो विकास कार्य हुआ, उनके ज़माने में वो बिल्डिंग का निर्माण हुआ। न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जय भवानी, जय शिवाजी। शिवबाही यहाँ के रगों में बहे, महाराष्ट्र टूरिज्म। और न्यूज़ नाइट में अब आप नजर डालते हैं, आइए कुछ देश की अन्य बड़ी खबरों पर, और इन्हीं खबरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। भारतीय वायुसेना के IAFC 295 विमान की सफल लैंडिंग कराकर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। IAFC 295 को ट्रायल के लिए एयरपोर्ट के दक्षिणी रनवे पर उतारा गया। परीक्षण के दौरान सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने भी उड़ान भरी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और महाराष्ट्र सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन क्षेत्र को बढ़ावा देना है, साथ ही औद्योगिक विकास और युवाओं में टेक्निकल स्किल्स को विकसित करना है। रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन होंगे। मुंबई में ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। नोएल इससे पहले ट्रस्ट की कई संस्थाओं में ट्रस्टी के रूप में कार्यरत थे। रक्षा मंत्री ने सिलीगुड़ी के सुकना मिलिट्री स्टेशन से वर्चुअल मोड के जरिए सिक्किम में आयोजित कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। खराब मौसम के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिक्किम नहीं पहुंच पाए। भारतीय नौसेना के स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण भारत मंडपम में 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हवाई सतह निगरानी, AI और क्वांटम से जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। 29 अक्टूबर को स्टार्टअप्स, MSME और उद्यमियों के साथ तकनीकों का स्वदेशीकरण के संदर्भ में विचार विमर्श किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 3.5 करोड़ रुपए मूल्य के 4.5 किलो से अधिक सोने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सोने को बाइक में छिपा कर ले जाया जा रहा था। BSF को तलाशी के दौरान बाइक के एयरलिफ्टर के अंदर 2 सोने की छड़ें और 18 सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। प्रसार भारती ने महाराष्ट्र के पारंपरिक वस्त्रों पर आधारित एक डॉक्यू ड्रामा श्रृंखला करघा स्टोरीज फ्रॉम द लूम के निर्माण और प्रसारण की घोषणा की है। 5 एपिसोड की ये श्रृंखला महाराष्ट्र की पारंपरिक बुनाई कला जैसे पैठानी, करवट काट, हिमरू और घोंघड़ी पर केंद्रित होगी।